जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स। मैं करुण आप सभी का ज्ञान सागर के मंच के माध्यम से स्वागत करता हूं। जैसे कि आप जानते हैं हमारे ज्योग्राफी का सेशन चल रहा है, ज्योग्राफी की क्लासेस चल रही है और काफी कुछ हमने कवर कर लिया। तो मेरा निवेदन है सभी बालक बालिकाओं से कि आप पहले लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 इस तरह से आप देखिएगा, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट किसी लेक्चर में जाएंगे तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है, राइट। क्योंकि ज्योग्राफी खुद एक अपने में साइंस भी है, राइट। तो आइए देखते हैं, आज हम चर्चा करने वाले हैं साइक्लोन के बारे में, राइट। साइक्लोन जिसे आप चक्रवात भी कहते हैं, राइट। और अगर इसको देखा जाए तो हम साइक्लोन को देखें, कहीं पर इसको 3 में विभाजित किया गया है, 3 में डिवाइड किया गया है, कहीं पर इसको 2 में डिवाइड किया गया है। तो मैं इसको 2 में डिवाइड करूंगा, ठीक है। साइक्लोन को कितने में 2 में डिवाइड करेंगे, एक ट्रॉपिकल साइक्लोन और एक टेम्परेट साइक्लोन, जिसको हम एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन भी बोलते हैं, राइट। तो आगे बढ़ने से पहले इसको हम इसके कॉन्सेप्ट्स को समझने का प्रयास करते हैं। आइए, बहुत ईजी है, मैं एक मेथड से आपको समझा रहा हूं। आपने कुछ एक पैटर्न है उसको याद कर लेना है, ठीक है। यहां पर एसी लिखना है और नीचे हाई प्रेशर से लो प्रेशर, बस। क्या लिखा मैंने, एसी, और नीचे लिखा हाई प्रेशर से लो प्रेशर। अब देखिए इसका क्या मतलब है। ए मतलब हो गया एंटी साइक्लोन, ये हो गया एंटी साइक्लोन, और सी हो गया आपका साइक्लोन, राइट। अब क्वेश्चन है कि मैंने यहां पर ये हाई और ये लो क्यों लिखा है, क्योंकि देखिए चाहे वो एंटी साइक्लोन है चाहे वो साइक्लोन है, उसकी एक मिड आई होती है, बीचों बीच में एक उसकी आई होती है, राइट। इसमें येलो से बनाता हूं, ये देखिए मिड आई है, मिड पॉइंट है, समझ लीजिए आज। अब इसमें क्या होता है, जो साइक्लोन होता है उसके मिड में बनता है लो प्रेशर, इसीलिए हमने एल यहां पर लिखा है। एल स्टैंड्स फॉर लो प्रेशर, यानी कि साइक्लोन के मिड आई में क्या बनता है, लो प्रेशर। और जो एंटी साइक्लोन है उसके मिड आई में क्या बनता है, हाई प्रेशर, ठीक है। अब आइए एक बार हम एक रिवीजन करते हैं, हमने क्या किया। मैंने आपसे कहा आपने लिखना है ए सी, ए स्टैंड फॉर एंटी साइक्लोन, सी स्टैंड्स फॉर साइक्लोन्स, और नीचे लिख देना हाई प्रेशर से लो प्रेशर, यानी कि जो एंटी साइक्लोन का जो मिड आई है उसमें क्या बनता है, हाई प्रेशर, और साइक्लोन का जो मिड आई है उसमें क्या बनता है, लो प्रेशर। बस ये आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट हमें ये याद रखना है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया था आप लोगों को, कि विंड के जो विंड्स होती हैं उनके 2 प्रिंसिपल्स होते हैं। पहला, दे ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, यानी कि टेक्निकली ये होता है कि जो विंड्स होती हैं, माफ कीजिएगा, जो एयर होती हैं, एयर, काफी एयर यानी कि एयर मास, जब वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर को मूव करता है, ठीक है। आई रिपीट, जब एयर जो होती है जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है, काफी एयर एक साथ हो जाती है, एयर मासेस, तो उसी को हम विंड कहते हैं। इसीलिए विंड को आप कह सकते हैं, ऑब्वियसली विंड का मतलब ये होता है जब कोई एयर हाई प्रेशर से लो प्रेशर को मूव कर रही है, तभी वो विंड कहलाएगी। दूसरा, जो नदर्न हेमिस्फीयर है वहां पर जो डिवीजन होगा वो हमेशा राइट टर्न होगा, दाईं तरफ होगा, और सेम गोज फॉर दी सदर्न। सदर्न में इसका वाइस वर्सा हो जाएगा, यानी कि डिवीजन क्या होगा, लेफ्ट, बाईं तरफ। ये बात आपने याद रखनी है, ऑलरेडी मैं इसमें प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं ऐसा क्यों होता है। अब इसमें ये अगर आप समझ गए हैं तो देखिए यहां से हमें क्या पता चला है कि जो विंड्स हैं या जो मासेस ऑफ एयर है, दे मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ये हमें पता चल गया, राइट। अब देखिए वही बात है, मैंने एसी लिखा है और नीचे लिखा है हाई प्रेशर से लो प्रेशर। तो पहले हम एंटी साइक्लोन को समझने का प्रयास करते हैं और साइक्लोन को समझने का प्रयास करते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमें यह भी कंसीडर करना है कि हम नदर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं या हम सदर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं। आई रिपीट, उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहे हैं या दक्षिणी गोलार्ध, क्योंकि हमने देखा है कि जो उत्तरी गोलार्ध है यानी कि जो नदर्न हेमिस्फीयर है वहां पर हवाओं का डिवीजन क्या होता है, राइट। और हमने ये भी देखा है कि सदर्न जो हेमिस्फीयर है, जो दक्षिणी गोलार्ध है, वहां का जो मूवमेंट है वो है बाईं तरफ। इस बात का भी हमने ध्यान देना है। तो आइए एक कंडीशन उठाते हैं, हम उठाते हैं नॉर्थ का, नदर्न हेमिस्फीयर उठाते हैं, और नदर्न हेमिस्फीयर में हम एंटी साइक्लोन की बात करते हैं। तो हमने क्या सीखा है कि नदर्न हेमिस्फीयर में राइट मूवमेंट होगा किसी भी विंड का, और हमने देखा कि एंटी साइक्लोन में मिड आई क्या है, हाई प्रेशर। तो एंटी साइक्लोन में मिड आई है हाई प्रेशर, यानी कि मैंने एक एंटी साइक्लोन बनाया, ठीक है। ये मान लेते हैं एक साइक्लोन में बना रहा हूं, बीच में मैंने बना दिया हाई प्रेशर। क्या बना दिया, हाई प्रेशर। और मेरा जो हेमिस्फीयर है ये है नदर्न हेमिस्फीयर, राइट। अब आइए देखते हैं क्या है। तो मैंने ये भी बताया कि जो विंड का मूवमेंट है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर है, और ये हमारा क्या है, नदर्न हेमिस्फीयर है, तो डिवीजन होगा राइट। तो देखिए कोई भी मूवमेंट होगा वो ऐसे होगा, हवाएं कहां को मूव करेंगी, ये देखिए। और ध्यान देने वाली बात है, मैं हवाओं को जो मूव करा रहा हूं मैं इसमें राइट डिवीजन इस्तेमाल कर रहा हूं, क्यों, बिकॉज ऑफ नदर्न हेमिस्फीयर। तो इवेंचुअली हमें कुछ इस तरह का मूवमेंट यहां पर दिखेगा। इस वजह से क्या होगा कि ये मूवमेंट ऐसा हो जाएगा, ये मूवमेंट ऐसा हो जाएगा,
क्योंकि जो पुश हो रहा है वो राइट की तरफ हो रहा है, तो जो हवाएं घूम जाएंगी वो कुछ इस तरह की घूमेंगी, ठीक है। यानी कि यहां पर एंटी साइक्लोन में जो नदर्न हेमिस्फीयर में, याद रखिएगा एंटी साइक्लोन जो नदर्न हेमिस्फीयर में है उसका जो मूवमेंट है वो क्लॉकवाइज है। कैसा है? क्लॉकवाइज है। ये हमने थ्योरी निकाली। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, या तो आप इसको रट के चले जाइए, मगअप कर लीजिए, पर देखिए मेरा ये मानना है आज के समय पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, वो कहीं भी क्वेश्चन घुमा सकते हैं, और अगर आपने मगअप किया है तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा प्रॉब्लम करेगा आपको, राइट। इसीलिए कॉन्सेप्ट समझने हैं आपने। तो हमें ये समझ में आ गया एंटी साइक्लोन में जो है हाई प्रेशर होता बीच में। वैसे अब हम देखेंगे नदर्न हेमिस्फीयर पे ही, नदर्न हेमिस्फीयर में ही हम साइक्लोन की बात करेंगे। और हमने साइक्लोन में हमने बोला है बीच में क्या है? लो प्रेशर, ठीक है। तो आइए देखते हैं। ये है मिड आई, ठीक है, ये मिड आई। मिड आई में लो प्रेशर बना है, और आप जानते ही हैं अगर नदर्न हेमिस्फीयर है सारी हवाएं अट्रैक्ट होंगी, क्योंकि यहाँ पर लो प्रेशर बना है, बाहर से सारी हवाएं अंदर आएंगी। तो इमेजिन करिए ये हवाएं आ रही है, मैं ब्लू से दिखाता हूँ, सारी हवाएं आ रही है नदर्न हेमिस्फीयर में है, तो डिविएट क्या करेंगे? राइट को करेंगे। ये देखिए चारों तरफ से हवाएं आ रही है, क्योंकि बीच में लो प्रेशर बना हुआ है, राइट। ये देखिए, और डिवीजन क्या कर रहा हूं मैं? राइट की तरफ कर रहा हूं, आप देख ही रहे होंगे। तो इवेंचुअली क्या होता है, ये डिवीजन की वजह से आप देखिए ये क्या होता है, ये सारी हवाएं आती हैं, तो जो बीच की हवाएं हैं वो कुछ इस तरह से घूमने लग जाती हैं, क्योंकि पुश हो रहा है ना। अगर आप ध्यान से देखें ये पुश क्या हो रहा है? राइट की वजह से, राइट की वजह से अंदर की हवाएं क्या घूम रही है? ऐसे घूम जा रही है, ये देखिए, है ना, ये पुश हो रहा है। तो यहां पर आप मूवमेंट देखिए, ये मूवमेंट हमें किस तरह का दिख रहा है? ये मूवमेंट हमें दिख रहा है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां से हमने थ्योरी क्या निकाली है कि जो नदर्न हेमिस्फीयर पे जो साइक्लोन होते हैं उसका जो मूवमेंट है वो एंटी क्लॉकवाइज है, और जैसे कि अभी हमने से पहले किया था जिसमें हमने एंटी साइक्लोन की बात करी थी नदर्न हेमिस्फीयर में, उसका मूवमेंट हमें क्लॉकवाइज दिखा है। तो यहां से थ्योरी हमें मिल गई है। क्या थ्योरी हमें मिल गई है? आइए उस पर चर्चा करते हैं। हमें थ्योरी मिल गई है कि एंटी साइक्लोन में हमें मूवमेंट क्या दिख रहा है? क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। और वैसे ही साइक्लोन में हमें जो मूवमेंट दिख रहा है वो दिख रहा है एंटी क्लॉकवाइज। और ये दोनों ही कहां है? हमें ये ध्यान देना है कि ये नदर्न हेमिस्फीयर है, क्योंकि नदर्न हेमिस्फीयर या सदर्न हेमिस्फीयर ये डिसाइड करता है कि हवाओं का डिवीजन कैसे होगा, और नदर्न हेमिस्फीयर में हवाएं हमेशा दाईं तरफ यानी कि राइट टर्न लेती है। अब मैंने आपको ये भी बताया था, मेरा प्रीवियस वीडियो चेक करिएगा, सीरीज को देखिएगा, मैंने आपको बताया था कि हम ये तो मानते हैं कि जो हमारी अर्थ है वो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है। पर मैंने आपको बताया था अगर आप ध्यान से देखेंगे इसको बीच में से काट देंगे और एंगल आपका एक ही होना चाहिए, यानी कि यहाँ नॉर्थ पोल में देखेंगे आप, यहाँ पर आप साउथ पोल में देखेंगे, तो आपको क्या दिखेगा कि नदर्न हेमिस्फीयर जो है वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, और जो सदर्न हेमिस्फीयर है वो क्लॉकवाइज घूम रहा है। ये मैंने पढ़ाया है अगर आप ध्यान देंगे। तो यानी कि अगर जो नदर्न में होगा उसी का वाइसा वर्सा कहां होगा? सदर्न में। तो यहां से अगर आपने नदर्न को प्रूफ कर दिया है कि नदर्न हेमिस्फीयर में एंटी साइक्लोन क्लॉकवाइज घूमते हैं और साइक्लोन एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, तो सदर्न में इसका जस्ट वाइसा वर्सा होगा। सदर्न में क्या होगा इसका? सदर्न में इसका जस्ट वाइसा वर्सा होगा, यानी कि सदर्न में एंटी साइक्लोन जो है उसका मूवमेंट कैसे होगा? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। और वैसे ही साइक्लोन का क्या मूवमेंट होगा? ऑब्वियसली क्लॉकवाइज। तो देखिए बहुत बालक बालिकाओं को काफी कॉम्प्लिकेटेड लगता है, और देखिए कितना आसान है। तो एक क्विक रिवीजन करते हैं। हमने क्या सीखा? मैंने आपको एक फॉर्मूला सिखाया कि एसी लिख देना है आपने, एसी, और नीचे लिख देना हाई प्रेशर से लो प्रेशर, क्योंकि इससे हमें आइडिया हो जाता है कि एंटी साइक्लोन का मिड क्या होता है? हाई प्रेशर, और साइक्लोन का मिड क्या होता है? लो प्रेशर। बस कंसीडर हमें यह रखना है कि हम नदर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं या हम सदर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं, क्या फर्क पड़ेगा? क्योंकि नदर्न हेमिस्फीयर में हवाएं हमेशा राइट टर्न यानी कि दाईं तरफ डिविएट करती हैं, और सदर्न में लेफ्ट टर्न करती है, राइट। तो यहां से हमने सारा थ्योरी निकाला, तो मुझे उम्मीद है ये समझ पाए होंगे। तो ये थ्योरी को देखते हैं। यहां पर क्या लिखा है? साइक्लोन जो होते हैं एरिया ऑफ लो प्रेशर, मैंने बताया था एसी हाई प्रेशर से लो प्रेशर, तो साइक्लोन के बीच में क्या होता है? लो प्रेशर, और एंटी साइक्लोन के बीच में क्या है? हाई प्रेशर। ये हमने देख लिया, राइट। आगे देखते हैं, और कुछ इस तरह का हमें दिखता है, ये पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे, राइट, इस तरह का हमें दिखता है। और साइक्लोन को अगर हम देखें, हम इसको दो में डिवाइड कर सकते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन और टेम्परेट साइक्लोन। और टेम्परेट साइक्लोन को तो एक्स्ट्रा साइक्लोन भी कहा जाता है, राइट। आइए देखते हैं आगे। तो शुरुआत हम करेंगे ट्रॉपिकल साइक्लोन। अब देखिए यहां पर एक बार समझ लेते हैं, यहां पर बात की गई है, जो साइक्लोन की बात की गई है या टेम्परेट साइक्लोन, वो बेसिकली मैंने आपको पढ़ा रखा है। ये देखिए ये है ट्रॉपिकल एरिया, कैंसर,
और कैप्रिकॉर्न के बीच वाला एरिया क्या कहलाता है? ट्रॉपिकल। कैप्रिकॉर्न के, कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच वाला एरिया क्या कहलाता है? ट्रॉपिकल। और मैंने बताया भी था अगर एवरेज टेम्परेचर की बात की जाए तो यहाँ ट्रॉपिकल में हमेशा एवरेज टेम्परेचर ज्यादा रहता है, राइट? बिकॉज साल भर इस एरिया के बीच में ही हमारा सन का डायरेक्ट रेडिएशंस मिलते हैं, तो ऑब्वियसली एवरेज टेम्परेचर ज्यादा होगा। और जब मैं आपको फॉरेस्ट पढ़ाऊंगा तो एवरग्रीन फॉरेस्ट हमें यही दिखा देते हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। यहाँ पर पतझड़ नहीं होता है, राइट? तो ये हो गई, यहाँ पर जो भी साइक्लोन आते हैं उनको हम ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते हैं या सिंपल साइक्लोन कहते हैं। और जो इसके ऊपर मैंने आपको बताया था ये फ्रिजर्ड जोन है, ऊपर वाला फ्रिजर्ड है ये, इसके बीच वाला आपका टेम्परेट है। तो टेम्परेट में जो भी साइक्लोन आते हैं उनको हम एक्स्ट्रा साइक्लोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा साइक्लोन, राइट? जैसे आगे चल के जब मैं आपको ट्रेड विंड्स पढ़ाऊंगा, आई रिपीट, ट्रेड विंड्स, जैसे विंड्स जो होती हैं वो एक परमानेंट होती हैं, लोकल होती हैं, सीजनेबल होती है। तो एक परमानेंट विंड में हमें दिखता है वेस्टर्लीज। क्या दिखती है? वेस्टर्लीज। क्या बोला मैंने? विंड हमें दिखती है वेस्टर्लीज। विंड का नाम ईस्टर्लीज या वेस्टर्लीज, वेस्टर्लीज मतलब सही समझ रहे हैं, पश्चिम, वेस्ट से पश्चिम है। तो जो भी हवा का सोर्स होता है, जैसे कोई हवा ऐसे बह रही है तो ये वेस्टर्लीज हो गई, कोई भी हवा ऐसे बह रही है वो ईस्टर्लीज हो गई। जैसे ये है विंड एक्स, ये है विंड वाई, तो एक्स विंड को हम वेस्टर्लीज कहेंगे क्योंकि इसका उद्गम जो है जहां से निकल रही है वो वेस्ट है, और वाई को हम बोलेंगे ईस्टर्लीज क्योंकि इसमें उद्गम क्या है? ईस्ट है। इसीलिए जो वेस्टर्लीज विंड्स होती हैं वो कहीं ना कहीं सहायक होती हैं एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए, या एक्स्ट्रा साइक्लोन भी कहते हैं इसे, ठीक है? चलिए, अब मुझे उम्मीद है समझ पाएंगे आप लोग। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है, एरिया मैंने बता दिया, इनको हम साइक्लोन्स कहते हैं। और जैसे कि टेम्परेट के लिए मैंने कहा था उनको हम एक्स्ट्रा साइक्लोन कहते हैं। तो सिंपल साइक्लोन्स अगर आपसे कहा जा रहा है तो आप समझ जाइएगा वो ट्रॉपिकल एरिया के बीच का चक्रवर्ती तूफान है। अब इनको अलग अलग नाम दिया गया है, ध्यान देना, एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, देखिए एक सेकेंड, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? ये इंडियन ओशन है, ये वाला पार्ट। तो इंडियन ओशन में आप देखिए इसको साइक्लोन कहा जाता है। और इवन जो ये आपका पैसिफिक ओशन है, पैसिफिक ओशन के जो वेस्टर्न साइड है यहाँ पर भी इसको साइक्लोन, यहाँ पर इसको टाइफून कहा जा रहा है। और ईस्ट की तरफ, ईस्ट पैसिफिक में इसको हरिकेन कहा जा रहा है, ठीक है? तो इस तरह से हमने ध्यान देना है, ठीक है? ये वाला एरिया आपका, एक सेकेंड माफ कीजिएगा, ये वाला एरिया है आपका पैसिफिक वाला, नो डाउट पैसिफिक। ये है इंडियन ओशन, ठीक है? एक सेकंड माफ कीजिएगा मुझे, हाँ यहां पर है आपका, ये है अटलांटिक ओशन, माफ कीजिएगा। एक सेकंड देखिए, ये कंफ्यूजन होता है मुझे। हाँ ये देखिए, ये है पैसिफिक ओशन, ठीक है? माफ कीजिएगा, कभी कभी हो जाता है, राइट? हम इतना पढ़ लेते हैं। ये है पैसिफिक ओशन, ठीक है? ये है आपका पैसिफिक ओशन, ये वाला है आपका पैसिफिक ओशन, और ये वाला है आपका अटलांटिक ओशन, और ये वाला आपका इंडियन ओशन। ये है इंडियन ओशन, ये है आपका पैसिफिक ओशन, और ये है आपका अटलांटिक ओशन, राइट? तो ये चीज याद रखिएगा। चलिए, हो जाता है, कभी कभी हो जाता है, ठीक है? सबसे हो जाता है, वी आर ह्यूमंस। तो आप समझ गए होंगे। आप देखो एग्जाम में आपसे ये तो नहीं पूछने वाला है पैसिफिक ओशन कौन सा है, अटलांटिक ओशन कौन सा, ऐसा कोई नहीं पूछने वाला है। आपसे ये बस पूछा जाएगा कि इसको, जैसे यहां पर देखिए कि इंडियन ओशन में इसको क्या बोलते हैं? इसको टाइफून बोलते हैं, टाइफून बोलते हैं, ठीक? इंडियन ओशन में क्या बोलते हैं? टाइफून बोलते हैं। वेस्टर्न, माफ कीजिएगा, साइक्लोन बोलते हैं इसको। मुझे क्या हो रहा है, डोंट नो, मुझे माफ करिएगा। साइक्लोन इसे बोलते हैं इंडियन ओशन में, ठीक है? याद रखिएगा, साइक्लोन इसे कहां बोलते हैं? इंडियन ओशन में। और वेस्टर्न पैसिफिक, ये वाला मैंने बताया था, दिस वन इज योर पैसिफिक ओशन। तो वेस्टर्न पैसिफिक, वेस्टर्न एरिया ये हो गया, तो इसको क्या बोलते हैं यहाँ पर? टाइफून। ये देखें, टाइफून बोल रहे हैं ना। और वहीं पर देखिए हरिकेन, हरिकेन इसे कहां बोल रहे हैं? अटलांटिक। मैंने बताया था ना ये वाला अटलांटिक है, तो ये हरिकेन इसे कहां बोलते हैं? अटलांटिक पे। और ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में भी इसको हरिकेन बोल रहे हैं। ये देखिए, ये ईस्टर्न पैसिफिक हो गया, ये वेस्टर्न हो गया। और इसको फिलीपाइंस में क्या बोलते हैं? बगुइज बोलते हैं, ठीक है? आई होप मैं इसको प्रोनाउंस सही कर रहा हूं। पर याद रखिएगा, आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि साइक्लोन को फिलीपाइंस में क्या कहते हैं? तो बैग्यूस कहते हैं, या बैग्यूस कहाँ कहते हैं? फिलीपाइंस में। और वैसे ही ऑस्ट्रेलिया, देखिए ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर लिखा नहीं है, पर ऑस्ट्रेलिया में इसको विली विली बोलते हैं, विली विली। और वैसे ही जापान में इसको टाइफू बोलते हैं, ठीक है? तो आई रिपीट, ध्यान दीजिएगा इस बात का, इजी क्वेश्चन है, ठीक है? तो ये आपने बहुत ध्यान देना है कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं वो एरिया वाइज उनके अलग अलग नाम है, तो कंफ्यूजन नहीं होना, वो सभी एक ही होते हैं। यानी कि हरिकेन एक ही है, साइक्लोन एक ही है, विली विली एक ही है, टाइफू एक ही है, राइट? दे आर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? आगे बढ़ते हैं।
टेम्परेट साइक्लोन की बात करते हैं। अब टेम्परेट मैंने बता ही दिया था, जो आपका ट्रॉपिकल से ऊपर का एरिया है, जहां पर फॉरेस्ट में पतझड़ भी होता है, राइट। इनको हम एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन भी कहते हैं, राइट। जैसे मैंने बताया था, उनको हम केवल साइक्लोन कहते हैं। अगर आप सिंपल साइक्लोन कहते हैं तो ट्रॉपिकल की बात कर रहे हैं, और आप एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन कह रहे हैं तो आप टेम्परेट साइक्लोन की बात कर रहे हैं, ठीक है। और ऑब्वियसली कोई भी साइक्लोन होता है वो ज्यादातर अपने साथ क्या करता है, वेदरिंग करता है। वेदरिंग मतलब वेदर को डिस्टर्ब करता है, जैसे रेन लेके आता है, स्ट्रॉन्ग विंड्स चलती हैं, थंडर स्टॉर्म होते हैं, स्नो स्टॉर्म होते हैं, टोर्नाडोज होते हैं, ठीक है। आप जानते हैं कितने डिस्ट्रक्टिव होते हैं, राइट। तो ऑब्वियसली विंड जब इस मूवमेंट से करेगी, इस वेलोसिटी से मूव करेगी, तो ऑब्वियसली डिस्ट्रक्शन तो करेगी, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर एक चार्ट मैंने रखा है आपके पास, आपके समक्ष। हालांकि ये उनके काम आएगा जिन्होंने कभी मीन्स लिखना होता है, और हो सकता है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आपको मिल सकते हैं। तो यहां पर एक कंपैरिजन है बिटवीन ट्रॉपिकल साइक्लोन एंड एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन, ठीक है। अब इतना तो आपको पता ही है, अगर मैं ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात करूं तो ये ट्रॉपिकल एरिया में बनते हैं, और ट्रॉपिकल एरिया में हमेशा जो है एवरेज टेम्परेचर ज्यादा होता है, इसलिए वहां पर वार्म ओशन करंट होंगे, राइट। मैंने बताया क्योंकि वो कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में। और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल जो है वो कहीं ना कहीं आपके मिड लैटिट्यूड में बनते हैं। मिड लैटिट्यूड मतलब आप जानते हैं कि एक लैटिट्यूड का मैक्सिमम होता है 90 डिग्री, है ना, 0 से लेकर 90 डिग्री होता है। तो मिड लैटिट्यूड मतलब जैसे कि आपका 30 डिग्री से अबव, ठीक है, जैसे 40 डिग्री 70 डिग्री इस तरह से वहां ये बनते हैं, राइट। जैसे मैंने बता ही दिया था, टेम्परेट जोन में बनते हैं। एनर्जी सोर्स की बात की जाए तो यहाँ पर देखो वार्म ओशन वाटर इसका एनर्जी सोर्स होता है, और इवन इसमें लेटेंट हीट होता है, ठीक है। अब लेटेंट हीट क्या होता है आपको पता ही है, जैसे आपकी रोटी होती है ना, रोटी को जब आप फुला देते हैं, अब उसको तवे में सेकते हैं, फिर आंच में उसको सेकते हैं तो फूलती है ना, वो उसकी लेटेंट हीट होती है। यानी कि लेटेंट हीट क्या होता है, जब आपका एक स्ट्रक्चर चेंज हो रहा था, यानी कि सॉलिड लिक्विड गैस, तो जब सॉलिड से लिक्विड में गैस हो रहा है तो उस समय क्या होता है, एक हीट जनरेट होती है, उसको लेटेंट हीट कहते हैं, राइट। तो वो लेटेंट हीट इसका सोर्स है। जितना इसमें ओशन होगा, जितना वार्म करंट्स मिलेंगे ओशन के, यानी कि जितना इसको पानी मिलेगा, ऑब्वियसली वो कन्वर्ट होगा लेटेंट हीट में, और इसकी एनर्जी बनी रहेगी। यानी कि अगर यहाँ का मुझे साइक्लोन को तोड़ना है तो मैंने उसका सोर्स यानी कि उसको समुद्र से बाहर कर देना है। जैसे वो समुद्र से बाहर होगा तो वो वीक पड़ जाएगा और वो स्टॉप हो जाएगा। इसीलिए आपने देखा होगा भारत की अगर मैं बात करूं, क्योंकि भारत का पेनिनसुलर इंडिया ट्रॉपिकल में आता है, राइट। तो यहाँ पर देखिए कोई भी जो डिस्ट्रक्शन होता है वो ज्यादातर कोस्टल एरियाज में होता है। क्यों होता है कोस्टल एरियाज में? क्योंकि यहाँ पर इनको वार्म ओशन करंट मिल रहा है, पर जैसे वो अंदर आते हैं तो उनको ओशन करंट तो मिल ही नहीं रहा, ठीक है, वाटर मिल ही नहीं रहा। तो इसीलिए आपने देखा होगा हमारा जो डिस्ट्रक्शन होता है इन साइक्लोन से, वो ज्यादातर कहां होता है, कोस्टल एरियाज में, राइट। और यहां पर देखो एनर्जी कहां से मिल रही है इन्हें, हॉरिजॉन्टल टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट। यानी कि देखिए जितना आप, मैंने बताया था ये हमारी अर्थ है, ये 0 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, सो ऑन, ये 60 डिग्री है। अब जितना आप ऊपर वाले एरिया में जाते हैं यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस बहुत होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जितना लैटिट्यूड बढ़ेगा, जितना हम 90 डिग्री की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर डिफरेंस होगा, यानी कि टेम्परेचर कम होता जाएगा, और जितना टेम्परेचर कम होगा उतना हाई प्रेशर बनेगा। हमने देखा ही है कि टेम्परेचर और प्रेशर का इनवर्स रिलेशन होता है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर लो होगा। तो यहाँ पर क्या होता है, जो सोर्स है ये डिफरेंस इन दी टेम्परेचर बनता है, डिफरेंस इन दी टेम्परेचर, क्योंकि डिफरेंस इन दी प्रेशर हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर हॉरिजॉन्टल टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट है, कोल्ड और वार्म एयर मासेस आपस में मिलती हैं, ठीक है, क्योंकि ऊपर से अगर पोल्स की तरफ से कोई हवाएं आ रही है वो कोल्ड होंगी, और इक्वेटर की तरफ से कोई हवा आ रही है वार्म हो रही है, तो आपस में कभी भी एयर मासेस जो डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर के होते हैं, डिफरेंट प्रेशर के होते हैं, वो आपस में एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो बीच में एक फ्रंट बनाते हैं, और कहीं ना कहीं उससे क्या बनता है, हमें एक साइक्लोन वाली स्थिति बनती है, राइट। और यहां पर देखिए, यहां पर सिमेट्री हमें दिखाई देती है कि एक वेल डिफाइंड आई दिखती है, बिल्कुल सिमेट्री दिखती है। यहां पर हमें सिमेट्री नहीं दिखती है, ठीक है, यहां पर सिमेट्री हमें नहीं दिखती है, राइट। क्योंकि सिमेट्री नहीं दिखने का मतलब क्या है, क्योंकि देखिए जो आपका टेम्परेट जोन है जो ट्रॉपिकल से ऊपर है, वो उसमें डिफरेंट डिफरेंट एयर मासेस मिल रही है। एयर मासेस डिफरेंट से मेरा क्या मतलब है, उनका अलग अलग डेंसिटी है, बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर, डेंसिटी घनत्व अलग अलग है तापमान की वजह से। तो कभी वो थोड़े मिक्सअप हो जाते हैं, कभी नहीं होते हैं, तो कभी मिक्सअप हो रहे हैं, कभी नहीं हो रहे हैं, तो यहाँ पर उनका एक अलाइनमेंट हमें प्रॉपर नहीं दिखता है। पर वहीं पर जब आई की बात करें, यहां पर हमें प्रॉपर अलाइनमेंट दिखता है, क्योंकि यहां पर सोर्स क्या है आपका, यहां पर सोर्स है आपका लेटेंट हीट और वाटर, राइट। अब यहां पर देखेंगे कि जो ऑब्वियसली ये ट्रॉपिकल एरिया है, तो वहां पर सेंटर पे क्या दिखेगी आपको, वार्म एयर, और यहां पर क्या दिखेगा, सेंटर पे कोल्ड। ऑब्वियसली वो रीजन पे डिपेंड करता है, ठीक है। ऑब्वियसली यहां पर जो ट्रॉपिकल है वहां पर वार्म दिखेगा। विंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, सेंटर पे स्ट्रॉन्ग विंड होती है, ठीक है, जो आई वॉल होती है वहां पर वेरी स्ट्रॉन्गेस्ट विंड जो होती है, जो स्ट्रॉन्गेस्ट विंड होती है ना, सभी विंडों में से जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट विंड है वो ज्यादातर आई वॉल के पास दिखेगी। आई वॉल क्या होता है, ये बीच में मिडाई होती है, इसके चारों तरफ ये जो वॉल होती है, इस वाली वॉल को हम आई वॉल कहते हैं, और इसमें जो स्ट्रॉन्गेस्ट विंड है, ठीक है, ये कहीं ना कहीं सेंटर से दूर होती है,
ये फ्रंट के पास होती है। जैसे मैंने बताया ना, कुछ एयर मासेस ये आ रहे हैं, कुछ एयर मासेस नीचे से आ रहे हैं, तो यहाँ पर एक फ्रंट डेवलप होता है क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट डेंसिटी के हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एयर मासेस हमें कहाँ दिखाई देते हैं? यहाँ पर। एयर मासेस से मेरा मतलब है स्ट्रॉन्ग विंड्स कहाँ दिखाई देती है? यहाँ पर। कहाँ पर? फ्रंट पे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि स्ट्रॉन्गेस्ट विंड हमें यहाँ सेंटर में दिखाई देती है ट्रॉपिकल के केस में, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल के केस में कहाँ दिखाई देता है? फ्रंट पे। सीजन एंड लोकेशन की बात की जाए, ये ट्रॉपिकल में है और सब ट्रॉपिकल एरिया में भी आपको दिखाई देता है। ट्रॉपिकल एरिया वही कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में, सब ट्रॉपिकल मतलब आप 30, 40, 35 डिग्री तक आप जा सकते हैं, ठीक है। और ये ज्यादातर कब दिखती है? को समर, क्योंकि समर में बहुत ज्यादा हीटअप हो जाता है ना, बहुत ज्यादा लो प्रेशर बन जाएगा। ट्रॉपिकल एरिया में क्या होगा? बहुत ज्यादा लो प्रेशर बन जाएगा, और बहुत ज्यादा लो प्रेशर बनेगा तो सारी चारों तरफ से हवाएं इसमें अट्रैक्ट होंगी, राइट। तो ऑब्वियसली अट्रैक्ट होंगे तो मूवमेंट होगा, तो घूमेंगी वो, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, ये मिड लैटिट्यूड जो है, मैंने बताया रखा आपको टेम्परेट जोन, ये ज्यादातर ऑटम, विंटर और स्प्रिंग के समय पे हमें ज्यादा दिखाई देता है। क्योंकि देखो समर्स में क्यों नहीं दिखाया गया? समर्स में सारी हवाएं हमारे कहाँ चली जाती हैं? ट्रॉपिकल में चली जाती हैं, अट्रैक्ट कहाँ हो जाती है? ट्रॉपिकल में। पर विंटर्स में क्या है? विंटर्स में जो हमारा लैटिट्यूड है, हमारे जो मिड लैटिट्यूड है, अगर मैं नॉर्थ की बात करूं, वो लोग क्या होते हैं, वहां पर डिफरेंट एयर मासेस सब आपस में टकरा रही होती है। क्योंकि अब कोर में, मतलब जो आपको ट्रॉपिकल एरिया है वहां पर आपका है ना, लो प्रेशर तो क्रिएट नहीं है, तो बहुत सारी हवाएं ऊपर जा रही होती हैं, तो आपस में टकराती है। कहां पर? टेम्परेट जोन में। तो उस वजह से क्या होता है कि वहां पर ये एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन बनते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर ऑटम आ रहा है, विंटर आ रहा है, स्प्रिंग आ रहा है, ठीक है। सिंपल सी बात है, ये याद रखना, क्योंकि प्रायोरिटी इसको मिलेगी। अगर इसकी प्रायोरिटी समर है, अगर इसकी प्रायोरिटी समर है, तो ऑब्वियसली फिर बाकी चीज क्या है? विंटर। विंटर के आसपास हमारा ऑटम आता है, और विंटर के आसपास हमारा स्प्रिंग। यानी कि विंटर आने वाला है तो ऑटम आता है, और विंटर जाने वाला है तो स्प्रिंग है, फिर आता है समर, राइट। आप जानते ही हैं। मूवमेंट देखिए, यहाँ पर जो विंड्स हैं, ट्रेड विंड्स जो होती हैं, अभी मैंने पढ़ाई नहीं आपको ट्रेड विंड, इसलिए मैं इसमें ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, अलग से पढ़ाऊंगा ट्रेड विंड्स। ट्रेड विंड्स जो होती हैं वो यहाँ पर स्लो होती है, और यहीं पर जो आप देखेंगे, जो एक जेट स्ट्रीम होती है, ऑब्वियसली मैंने जेट स्ट्रीम भी नहीं पढ़ाया, पर यहाँ पर याद रखेंगे, अभी आपको ये रटना है सिर्फ, ठीक है। और एसोसिएट वेदर्स क्या है? यहाँ पर हैवी रेन होती है, स्ट्रॉन्ग विंड्स होते हैं, स्टॉर्म, काम, आइस, मतलब वही मौसम खराब रहेगा। देखो, चाहे ट्रॉपिकल साइक्लोन है, चाहे एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन है, वहां पर आपको डिस्टर्बेंस तो मिलेगी, ठीक है। रेन मिलेगा, थंडरस्टॉर्म मिलेगा, ये वाला पॉइंट इतना हम नहीं जाएंगे, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा साइज देख लेंगे। ये वाला जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं, इनकी अगर मैं चौड़ाई की बात करूं, जो ये बनते हैं ना, इनकी चौड़ाई कंपैरेटिवली क्या है? टेम्परेट वाले से कम है। यानी कि एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन की चौड़ाई ज्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे एयर मासेस होते हैं ना, यहाँ पर उतना नहीं है, राइट। तो ये चीज आपने याद रखनी है। तो कहने का मतलब है, कुछ चीजें तो जैसे आपने रटनी पड़ेगी, क्योंकि आपने पढ़ा नहीं है अभी, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ये हमेशा ये चार्ट अपने पास रखना है, और जितना मैं आगे बढ़ूंगा, जितना मैं आपको विंड्स पढ़ाऊंगा, तो आपने फिर इसी में आ जाना है, ठीक है। फिर आपको और समझ में आएगा, राइट। और नहीं आता है तो डोंट वरी, आप 34 आइए, 34A ज्ञान सागर पे आइए। मेरा नाम करुण है, मैंने बताया, आप आइए मेरे साथ बैठिए, मैं आपको 1 to 1 पढ़ाऊंगा, राइट। आइए, अब हम बात करेंगे आइसोलाइंस की। आइसोलाइंस का मतलब होता है जब कोई भी कॉमन पॉइंट होते हैं, जैसे एक से प्रेशर है, ठीक है, हमें मानते हैं एक्स पॉइंट पे एक सा प्रेशर है, वाई पे एक सा प्रेशर है, जी पे एक सा प्रेशर है, तो हमने इसको मिक्स कर दिया, तो ऐसा लाइंस बन गई ना। यहाँ पर कॉमन प्रेशर लिया है। अब ये कॉमन प्रेशर आपका कॉमन टेम्परेचर भी हो सकता है, कॉमन रेनफॉल भी हो सकता है। तो जैसे हम ये कॉमन चीजों को जोड़ते हैं, उसी को हम आइसोलाइंस कहते हैं, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे, यानी कि आइसोलाइंस के काफी डिफरेंट नेम्स होते हैं, क्योंकि प्रेशर के लिए अलग इस्तेमाल होता है, रेनफॉल के लिए अलग होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर या नॉर्मल प्रेशर उनके लिए भी अलग है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए अलग है, सिंपल प्रेशर के लिए अलग है, ठीक है। तो आइए देखते हैं आइसोलेन के अलग अलग नाम क्या है। जैसे आइसोबार क्या है? जहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल होता है उसको हम क्या कहते हैं? आइसोबार्स। जहां पर इक्वल अमाउंट ऑफ रेनफॉल होती है उसको आइसोहाइट्स कहते हैं। आइसोलोबार हम किसको कहते हैं? जहां पर इक्वल प्रेशर होता है। ध्यान देना, आइसोबार होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ये वाला जो आइसोलोबार है वो प्रेशर, नॉर्मल प्रेशर की बात करता है। आइसोहेल है जहां पर इक्वल सनशाइन होता है। तो सो ऑन, एक बार आप इसे पढ़ लीजिएगा, ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाता है। जहां पर इक्वल स्नोफॉल होता है वहां पर हम आइसोनेफ बोल देते हैं। इस तरह से आप देख रहे होंगे। तो इसमें देखिए आपको मेरी उतनी नीड नहीं है, ये तो आपने पढ़ना ही है। ये एक हमारे प्रोटोकॉल है, एक स्टैंडर्ड कोड है, आपको ये पता होना चाहिए, राइट। एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। अब हम बात करेंगे अर्थक्वेक और वोल्केनो की। देखिए, अर्थक्वेक और वोल्केनो का क्या संबंध है? देखिए, जब वोल्केनो इरप्ट होता है, वोल्केनो इरप्ट होता है ना, यानी कि अर्थ के क्रस्ट पे मैग्मा आता है। अर्थ के क्रस्ट में मैग्मा आ रहा है, जब वो बाहर आ गया तो वो लावा कहलाता है। मैंने बता ही रखा है, जब अर्थ के क्रस्ट के अंदर ही है वो तो मैग्मा है, जब बाहर आ गया हमारे आसपास के एटमॉस्फेयर से वो रिएक्ट हो गया तो वो बन जाता है लावा। अब देखिए, हमें ये समझना है कि जब मूवमेंट होता है ना, जब इतनी फोर्स से मैग्मा बाहर आ रहा है, कभी समुद्र की सतह में भी आ जाता है, तो ये मूवमेंट की वजह से एक शेकिंग होती है, तो उसी को हम अर्थक्वेक कहते हैं, राइट। और अर्थक्वेक आने का एक और भी कारण है
कि जो प्लेट्स मूव होती है ना, प्लेट्स भी तो मूवमेंट कर रही है। जैसे हम जानते हैं इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट में टकराती है, और हमारी जो न्यू फोल्ड माउंटेन्स हैं जो बन रहे हैं, अब न्यू फोल्ड माउंटेन्स क्या होता है, डोंट वरी, मैं बताऊंगा बहुत जल्द। इतना याद रखेंगे, जो हमारे हिमालयाज हैं उनको हम न्यू फोल्ड माउंटेन्स कहते हैं। तो देखिए वहां पर आप देख रहे हो कोई मैग्मा तो नहीं आ रहा है ना, कोई बाहर वॉल्केनो तो नहीं आ रहा है इरप्ट, फिर भी मूवमेंट ऑफ दी प्लेट्स हो रहा है। तो प्लेट्स मूवमेंट होगा तो फिर भी शेकिंग होगी। तो कहने का ये मतलब है कि अर्थक्वेक होने का एक कारण वोल्केनो है, पर अर्थक्वेक आपका टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट से भी होता है। तो व्हाट इज अर्थक्वेक? वो शेकिंग होता है। और वोल्केनो मैंने आपको बता दिया, जब वो प्रेशर रिलीज करना होता है तो अर्थ के क्रस्ट का जो वीकेस्ट पॉइंट होता है वहां से वो बाहर आ जाता है, और ज्यादातर वो ओशन क्रस्ट, ओशन बेड होता है। क्योंकि आप जानते हैं लिथोस्फीयर, जब मैंने आपको पढ़ाया था, सबसे पतला लिथोस्फीयर जो होता है वो आपके ओशन बेड के नीचे होता है, ओशन बेड के नीचे होता है, राइट। ये चीज आपने याद रखनी है। तो देखिए सडन मूवमेंट जो होता है अर्थ के क्रस्ट पे, जहां समय शेकिंग होती है, ट्रेवलिंग होती है, उसी को हम अर्थक्वेक कहते हैं, ठीक है। और अर्थक्वेक में याद रखना है, ये देखिए यहां पर ये मेन पॉइंट है, इसे हम फोकस कहते हैं। और इसी के जस्ट परपेंडिकुलर, आई रिपीट, इसी फोकस के परपेंडिकुलर जो हमारा ऊपर सरफेस है, यहाँ पर एपिसेंटर पॉइंट होता है। ये बात अच्छी तरह याद रखनी है आपने, कि फोकस तो मेन पॉइंट हो गया जहां से ओरिजिनेट हो रहा है, ठीक है, जहां से वेव्स जनरेट होती है, जिसको हम सिस्मिक वेव्स कहते हैं। सिस्मिक वेव्स क्या होती है? तीन तरह की होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और लॉन्ग वेव्स। उस पर हम चर्चा करेंगे, डोंट वरी। तो फोकस के ठीक ऊपर, यानी कि परपेंडिकुलर पे क्या होता है? एपिसेंटर। ये बात अपनी याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि एपिसेंटर जो होता है फोकस का सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होता है, शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है। कौन? एपिसेंटर। तो याद रखिएगा, फोकस इनिशियल स्टेज यहां पर, जहां पर हो रहा है, जहां से वेव्स जनरेट होती हैं सिस्मिक, और एपिसेंटर इसके जस्ट परपेंडिकुलर होता है ऊपर। तो यहां पर लिखा था पॉइंट ऑफ द अर्थ सरफेस डायरेक्टली अबव द फोकस इज कॉल्ड एपिसेंटर, राइट। अब देखिए मैंने बताया था जो फोकस है, जो नीचे है अंडर, आपने देखा था, ये फोकस आप देख रहे होंगे अंदर है, ये जो यहां से जो वाइब्रेशन जनरेट होती हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में ट्रेवल करती हैं। आई रिपीट, जो वाइब्रेशन होती हैं जनरेट, वो अलग अलग डायरेक्शन में ट्रेवल करती हैं, उन्हीं को हम सिस्मिक वेव्स कहते हैं। और अभी तक हमें पता चला है कि तीन तरह की सिस्मिक वेव्स होती हैं, प्राइमरी होती है, सेकेंडरी होती है, और लॉन्ग वेव्स होती हैं। देखिए इसी वजह से हमें पता चलता है कि जैसे हम कहते हैं ना, क्रस्ट है, क्रस्ट के नीचे मेंटल है, मेंटल में एक मोल्टन स्टेज है, एक सॉलिड स्टेज है, वैसे हम कोर का कहते हैं, कोर में भी हमें लिक्विड स्टेज दिखती है। वो इसी कारण है, इन्हीं वेव से हमें पता चल जाता है। क्योंकि देखिए इतना तो आप अर्थ को, अगर आप है ना अर्थ का एक्सकवेशन करेंगे, खुदाई करेंगे, तो इतना तो पॉसिबल ही नहीं है ना। आई थिंक जितना मुझे याद है रशिया ने आई थिंक कुछ ट्राई किया था, पर उसको रोक दिया गया है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं गलत है ना। हो सकता है कुछ ऐसी चीज अंदर से बाहर आ जाए जो नहीं आनी चाहिए, है ना, कुदरत से खेलना नहीं चाहिए, राइट। इसीलिए क्या है कि ये कहा जाता है कि जैसे हमें कैसे पता चलता है? इन्हीं वेव्स की वजह से। क्योंकि प्राइमरी वेव्स का एक विशेषता है, एक कैरेक्टरिस्टिक है, कि वो चाहे लिक्विड है, सॉलिड है, वो ट्रैवल कर सकती है। बट फर्क क्या होता है, जब प्राइमरी वेव्स लिक्विड में आती है तो उसकी वेलोसिटी स्लो हो जाती है। हार्ड सरफेस में तो, सॉलिड में तो वो बहुत तेज भागेगी, पर लिक्विड सरफेस में वो क्या होती है? स्लो हो जाती है। और जो सेकेंडरी वेव्स है उसका ये फीचर है कि वो लिक्विड में ट्रैवल नहीं कर पाता है। तो इसी को हम मेजर कर लेते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि अर्थ के हमारे कितने बीनीथ लिक्विड है या सॉलिड है। क्योंकि ये जो वेव्स हैं, ये पूरा अर्थ मान लीजिए, यहां से अगर ये ट्रैवल हो रही हैं, ठीक है, तो ये पूरा पेनिट्रेट कर जाती हैं। तो हमें पता चल जाता है, अगर कहीं पर लिक्विड होगा तो स्पीड स्लो हो जाएगी प्राइमरी वेव्स की, और जो सेकेंडरी वेव है वो तो बाईपास ही नहीं करेगी, वो तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, राइट। तो इससे हमें पता चल जाता है, राइट। अब देखिए सिंपल सा है, जो अर्थक्वेक है उसको जो मेजर किया जाता है जिस इंस्ट्रूमेंट में, उसको हम कहते हैं सिस्मोग्राफ। और जो स्केल इस्तेमाल किया जाता है जिसमें मैग्नीट्यूड है ना, जैसे मैग्नीट्यूड ये होता है, ये तो ये देखिए सबसे हाईएस्ट है ना मैग्नीट्यूड। तो ये मैग्नीट्यूड मेजर करने के लिए जो स्केल है हमारे पास, वो है रिक्टर स्केल, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। इंस्ट्रूमेंट कहलाता है सिस्मोग्राफ, और जो स्केल है वो रिक्टर स्केल कहलाता है। उसकी रैंकिंग होती है 0 से 9, ठीक है। और आई थिंक 7 जो है वो काफी डिस्ट्रक्टिव होता है, ठीक है। 7 मैग्नीट्यूड जो होता है वो काफी डिस्ट्रक्टिव होता है, राइट। अब हम रिंग ऑफ फायर की बात करेंगे। रिंग ऑफ फायर ऐसा एरिया है जहां पर जो वॉल्केनो आने के काफी चांसेस हैं। क्योंकि मैंने कहा ना, सबसे वीकेस्ट पॉइंट होता है ओशन का बेड। क्योंकि मानते हैं, देखिए ये है एक लिथोस्फीयर है, ये ठीक है, ये लिथोस्फीयर है, और यहाँ पर ये ओशन है, ये वाला पार्ट ओशन है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कितना पुराना है, माफ करना कितना पतला है। एक बार इसको मैं यहाँ दिखा देता हूँ, छोटा हो जा रहा है बहुत, ये देखिए इसको हम, एक सेकंड गाइस, अब देखिए इसको हम मानते हैं ये है आपका, और यहाँ पर हमारा ओशन बेड हो गया, और ये है मेरी लिथोस्फीयर, ठीक है। ये सारी सारी लिथोस्फीयर है। इसकी यहाँ पर एक माउंटेन भी बना दिया, माउंट एवरेस्ट। तो देखिए माउंटेन में सबसे चौड़ा है ये, सबसे चौड़ा, और ओशन बेड के नीचे देखिए सबसे पतला। तो ऑब्वियसली इसलिए मैंने कहा था ये वीकेस्ट पॉइंट बनता है, ठीक है। यहाँ से मैग्मा आपका बाहर आ सकता है, राइट।
तो व्हाट आई मीन टू से कि इसीलिए हमें दिखता है कि जो आपका ये रिंग ऑफ फायर है, जो आपका पैसिफिक ओशन में दिख रहा है, पैसिफिक ओशन में ये आप दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर सबसे एक्टिव जोन है किसकी, वोल्केनोज की, इसीलिए इसको कहता है रिंग ऑफ फायर। ये कहाँ पर है, पैसिफिक ओशन के बेसिन में, और यहाँ पर अर्थक्वेक इरप्ट होते रहते हैं। तो आप एक बार ये लोकेशन देख लीजिएगा, इस तरह से ये देखिए, ठीक है। और यहाँ पर क्या है कि देखिए ऐसा होता है, वोल्केनो में क्या होता है, एक वेंट होता है, वेंट मतलब मुंह होता है, जैसे ही वो खुलेगा तो ऑब्वियसली सारा मैग्मा रिलीज हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए, और मैग्मा में क्या क्या होता है, सॉलिड होते हैं, लिक्विड होता है, गैसेस होती हैं, राइट, ये रिलीज होता है, राइट। आगे देखते हैं, इंडिया की बात करें तो इंडिया में एक ही आपका एक्टिव वोल्केनो, जिसे हम बैरन आइलैंड कहते हैं, ये बात आपने याद रखनी है। बैरन आइलैंड जो है, जो अंडमान में स्थित है, ठीक है, जो कहीं ना कहीं हमें दिखता है कि एक एक्टिव वोल्केनो है, और अभी इसका लास्ट इरप्शन जो हुआ था 2017 में हुआ था, ये बात आपने याद रखनी। तो इंडिया का जो एकमात्र एक्टिव वोल्केनो वो कौन सा है, बैरन आइलैंड पे है, राइट। कहाँ है, बैरन आइलैंड पे। अब मुझे उम्मीद है ये आपको जो भी मैंने पढ़ाया आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और ज्योग्राफी अगर आपको और डेप्थ पढ़नी है, और चीजों को समझना है, तो आपका स्वागत है ज्ञान सागर में, सेक्टर 34A चंडीगढ़। और मेरा नाम करुण है, आप आइए और एक बार देखिए किस तरह से हम पढ़ते हैं, कितने कॉम्प्लिकेटेड चीजों को हम इजी करते हैं, राइट। मेरा जो भी एक्सपीरियंस है वो आपकी जरूर काम आएगा, राइट। तो नीचे दिए गया जो नंबर आपको दिख रहा है उसमें आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, और कोई भी क्वेरी आप हमसे पूछ सकते हैं, राइट। और नोट्स की बात करेंगे अगर आप, तो नोट्स भी आपको हम प्रोवाइड करते हैं, पर्टिकुलर किसी टॉपिक में भी अगर आपको नोट्स चाहिए तो वो भी आपको अवेलेबल है, राइट। और हिंदी इंग्लिश दोनों, जो मेरे हिंदी मीडियम के बालक बालिकाएं हैं उनको लगता है कि हिंदी मीडियम को नहीं पूछा जाता है, ऐसा नहीं है, आप देख रहे होंगे, ये देखिए इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, राइट। चलिए फिर यहीं से सेशन एंड करते हैं। जय हिंद गाइस।